morning. I am Santosh Kashyap and you are watching English language. आप संतोष कश्यप के साथ हैं और आप पढ़ रहे हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. जस्ट हियर वी विल सी दैट हाउ द केस फॉर्म. व्हाट इज केस? कारक क्या होता है? जैसे आप हिंदी में पढ़े हुए कारक, लेकिन उसी तरह से इंग्लिश में हम देखेंगे कि कारक क्या होता है. व्हाट इज कारक? केस रिफर्स टू हाउ और nouns or pronouns each used in the relation to the other words in a sentence. किसी भी दूसरे वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वह नाउन प्रोनाउन के संबंध को बतलाता है. और वह आज के डेट में जो इंग्लिश में 3 केस मुख्यतः आ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं. वो नॉमिनेटिव केस. अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन का प्रयोग हुआ है तो वह नॉमिनेटिव केस में होगा. इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं. सब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं, यानी कर्ता कारक. इसको हिंदी में कहा जा सकता है कर्ता कारक. जब किसी नाउन का प्रयोग कर्ता की तरह से प्रयोग हो किसी वाक्य में तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है या सब्जेक्टिव केस में होता है. इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. Accusative case. When a noun is used as the object of a verb in a sentence, that is said to be in the accusative case. जब किसी नाउन का प्रयोग हम कर्म की तरह से देखते हैं तो उसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. इसका 2 नाम दिया गया है. ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और इसे हम कर्म कारक कह सकते हैं. कर्म कारक. इसी तरह से पॉजेसिव केस है. पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस. इसका नाम जेनेटिव केस भी है. संबंध कारक, जिसमें कि संबंध बताया जाता है. जब किसी नाउन का प्रयोग किसी संबंध के लिए किया गया है यूज, तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं. जैसा कि हम लोग देखेंगे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक. चूंकि हिंदी में तो 8 कारक होता है. कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, तो उसी तरह से हम इंग्लिश में भी कारक देखते हैं. उसके कारक देखने से यह होगा कि जो सेंटेंस में जो नाउन आया है किस तरह से प्रयोग हुआ है और हम उसके अर्थ को समझ पाते हैं आसानी से. मुझे आशा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को. और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नए नए जो भी क्लास का अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए. यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करें और लाइक का बटन भी दबाएं. अगर किसी तरह की परेशानी या कोई चीज पूछना है तो कमेंट में लिखें कि इसका क्या होगा और कोई शंका आपको है तो. आइए चलते हैं, देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है. पहले नॉमिनेटिव केस हम लोग जानेंगे. नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव से ही पता चल रहा है कि नॉमिनेटिव केस जो होता है वह कर्ता कारक होता है. नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस को मैंने बताया कि नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी कि कर्ता कारक भी इसको हम कहते हैं. हम हिंदी में यह लिख देना चाहेंगे कर्ता कारक. कर्ता कारक बहुत इजी वे में समझा बताऊंगा कि नॉमिनेटिव केस क्या है, कर्ता कारक क्या है, तो आप बने रहेंगे. देखिए नॉमिनेटिव केस से मतलब है सब्जेक्टिव केस. इसको हम इस तरह समझते हैं. व्हेन a noun is used as subject of a sentence. Subject of a sentence. किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग हो तो वह क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा. कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं. राम किल्ड ए गोल्डन डियर. ये सेंटेंस है. राम किल्ड ए गोल्डन डियर. यहां पर नाउन जो देखने को मिल रही है, नाउन को पहले हम देखते हैं. राम नाउन है, डियर नाउन है. तो इसमें हम देखते हैं कि राम का जो प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट की तरह से किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि द वर्ड राम इज इन नॉमिनेटिव केस. यह नॉमिनेटिव केस में है. एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं. पीएम ऑफ इंडिया, पीएम नरेंद्र मोदी
इज ए पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। यहां पर पीएम मोदी इज यूज्ड एज नॉमिनेटिव केस। यहां पर जो यूज किया गया है नॉमिनेटिव केस की तरह से प्रयोग किया गया है। तो मुझे लगता है कि नॉमिनेटिव केस समझ गए होंगे, यानी सब्जेक्ट के तरह से जो नाउन है वो नॉमिनेटिव केस में है। क्लियर। दूसरा हम देखते हैं सेकंड, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस को ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस से मतलब है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक। व्हेन, कर्म कारक हम जानेंगे। देखिए, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट of a verb in a sentence, it is in accusative case। हम कह सकते हैं कि जब किसी वर्ब का प्रयोग when a noun is used as object of a verb, जब ऑब्जेक्ट की तरह से प्रयोग हो तो उसे हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। और कुछ एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे जिससे आप समझेंगे कि एक्यूजेटिव केस का एग्जाम्पल क्या है। एक ही वर्ड हो सकता है कि वह प्रयोग होगा सब्जेक्ट की तरह से तो नॉमिनेटिव केस में होगा। एक ही वर्ड अगर ऑब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए, एग्जाम्पल ग्रेसिया, लॉर्ड राम chased the golden deer। chased the golden deer, ये जो वर्ड आया है यहां तक डियर तक यह ऑब्जेक्टिव केस में है, एक्यूजेटिव केस में। अगला सेंटेंस, आई लाइक मोस्ट आवर पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हियर दिस वर्ड इज यूज्ड एज इन ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ था, तो उसके प्रयोग के अनुसार हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। आई रिस्पेक्ट मोस्ट माई टीचर मिस्टर अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी हियर इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हम यहां पर दो चीज जानना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस जब एक्यूजेटिव केस होगा तो एक्यूजेटिव केस दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का। फर्स्ट देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। I will give you some examples of direct object and indirect objects. E.g. Santanu gave a ball to Ravi.
another word I can tell, Santanu gave Ravi a ball. Both sentences are correct. There are two objects in the given sentence. Ravi, a ball. A ball, to Ravi. हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. कैसे पहचानते हैं, तो आइए देखते हैं. हम देखते हैं कि शांतनु इज इन नॉमिनेटिव केस. गेव इज द वर्ब. रवि ए बाल. दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसे पहचानते हैं? यूजुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर लिविंग थिंग्स एंड कम्स टू वेरी क्लोज टू वर्ब. वर्ब के वेरी पास आता है और वह हमेशा ही अक्सर कह सकते हैं कि वह सजीव होता है. रवि ये बात. सम एग्जाम्पल्स आई वांट टू राइट मोर. जब इसको हम दूर करते हैं तो टू लगा करके इसको लिखा जा सकता है. My mother wrote me a letter. Wrote me a letter. टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ है. मी देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. उसको पहचानने के लिए क्या करना होगा, हमें मी को देखना होगा कि यह सजीव है. सजीव लिविंग थिंग्स होता है. वहीं पर ए लेटर नॉन लिविंग थिंग्स होता है. वेरी क्लोज टू द वर्ब. यहां पर क्लोज टू वर्ब होता है. इस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं. इसको हम चेंज करेंगे. अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डू करना होगा तो उसमें हमें टू लगाना होगा. एग्जाम्पल, माई मदर wrote a letter to me. इस तरह से दोनों एग्जाम्पल को देखने से पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो समझ गए होंगे. मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट वी शैल लर्न पोजेसिव केस. पोजेसिव केस और जेनेटिव केस. इसको संबंध कारक नियम कहते हैं. हिंदी में संबंध कारक है. पोजेसिव केस क्या होता है हम देखेंगे कि पोजेसिव केस किसी नाउन का पोजेसिव केस होगा उसके संबंध को बतलाता है. When a noun denotes the possession or ownership, it is in possessive case. हम कह सकते हैं कि जब किसी नाउन का पोजीशन उस पर अधिकार दिखाता हो या उस पर जो हक दिखाता हो तब उसे हम पोजेसिव केस के अंतर्गत रखते हैं. वेन ए नाउन, जब किसी नाउन का प्रयोग डिनोट संकेत करता हो पोजीशन, उसका अधिकार, पोजीशन उस पर प्रभावशाली होना, हकदार होना, और ओनरशिप, इट इज इन पोजेसिव केस, उसे हम पोजेसिव केस में कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे. For example, this is Anurag's house. This is Anurag's house. तो हाउस पर जो पोजीशन है, अधिकार है, किसका है? अनुराग का है. तो ये अपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा इसको हमें समझना रहता है कि अपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा पोजेसिव केस बनाया जाता है.
आई सा मिराज अम्ब्रेला, आई सा मिराज अम्ब्रेला. फर्दर एग्जाम्पल आई वांट टू like to tell. This is Harish car. तो हम देखते हैं कि जो अपोस्ट्रोफी लगा करके और किसी नाउन के पोजीशन बताया जाता है और उसे हम पोजेसिव केस कहते हैं. फर्दर हम फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस अगले क्लास में पढ़ेंगे. मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा. इस तरह से हम फिर फर्दर पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर स्टडी.